स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रदेश में अपनी सत्ता वापसी के लिए भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। 12 सितंबर को भाजपा के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा के बहाने बस्तर में भाजपा अपनी सोई हुई साख वापस पाने को पूरी कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, सत्ता वापसी के लिए कवायद, शाह दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। बस्तर में कोई साख पाने की कोशिश, यात्रा पर कांग्रेस का तंज। कहा यात्रा से कुछ होने वाला नहीं। बीजेपी 12 सितंबर से बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होकर यात्रा को राज्य के सभी विधानसभाओं के लिए रवाना करेंगे। इसके साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता इस यात्रा में लगातार बने रहेंगे। इसी तरह सरगुजा संभाग से भी 16 सितंबर से एक यात्रा निकलेगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा को बीजेपी को लेकर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि पार्टी साल भर 90 विधानसभा को टारगेट करते हुए पॉलिटिकल काम कर रही है। उसी कड़ी में अब परिवर्तन यात्रा की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के साथ ही छत्तीसगढ़ में 15 साल की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। जनता पार्टी पिछले साल भर से 90 की 90 सीटों को टारगेट करके अपना कार्यक्रम चला रही है, राजनीतिक, पॉलिटिकल और टेक्निकली काम। लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख से 2 विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को चंद्रपुर से 2 हमारी परिवर्तन यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुँचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। वहीं परिवर्तन यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की नाकामी बताते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी परिवर्तन यात्रा झीरम घाटी से शुरू करके वहां की मिट्टी को नमन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौने 5 सालों में बीजेपी प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अब परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। लेकिन इस परिवर्तन यात्रा से कुछ भी होने वाला नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया, और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं, और यहां तक कि प्रधानमंत्री से भी छत्तीसगढ़ी बुलवा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है, कम से कम 15 साल बाद तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की बोली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति उनको याद आएगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी आरोप पत्र भी जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान 108 पेज के आरोप पत्र का सारांश पत्रक लोगों को बांटा जाएगा। साथ ही परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी की केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा और कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए जाएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी को परिवर्तन यात्रा का कितना लाभ मिलता है और यात्रा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाती है। तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 12 सितंबर से बस्तर जिले मां दंतेश्वरी से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। 12 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी और यह परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में क्या सत्ता परिवर्तन कर पाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी आखिर क्या करेगी? जो पहले 15 साल रही है उनके अपने कामों को गिनाएगी या फिर कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यहां भी केंद्रीय नेतृत्व बार बार आ रहा है, तो क्या जो स्थानीय नेता हैं इनकी साख घट गई है छत्तीसगढ़ में? यह भी एक सवाल बनता है। लेकिन सवाल यह भी है
कि इस परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन हो पाएगा छत्तीसगढ़ की सत्ता में, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आखिर यात्राओं के जरिए क्या विजय पाना आसान होता है? क्या यात्राओं के जरिए आखिर क्या टोह लेना चाहती है बीजेपी? क्या जानना चाहती है बीजेपी? यात्रा से कौन सी कमी खोजने का प्रयास करेगी बीजेपी? आज इस कार्यक्रम में इस बात पर भी चर्चा होगी। हालांकि इस यात्रा को बहुत तवज्जो नहीं दे रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वो इस यात्रा को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। वो इसका कुछ भी मतलब नहीं ये बता रही है। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। लोग कांग्रेस पर विश्वास करते हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और बीजेपी भले ही कोई भी यात्रा कर ले, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो क्या सचमुच इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज इस कार्यक्रम में लेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस ये कहती है कि अगर यात्रा करना है तो झीरम घाटी की यात्रा करें और उसकी माटी को नमन करें, क्योंकि झीरम घाटी का जो कांड था वो भी एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सौरभ साहू कांग्रेस प्रवक्ता, प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता, अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं बीजेपी से। प्रवीण साहू, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, इस यात्रा से कितना परिवर्तन हो पाएगा? पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप जी आपको और अवधि जी आप। देखिए, परिवर्तन तो लोगों के हृदय में पहले ही हो चुका है, केवल मुहर लगने बाकी है नवंबर या दिसंबर के चुनाव में। इस प्रकार इस सरकार ने भ्रष्टाचार की, अत्याचार की, अनाचार की पराकाष्ठा दिखा दी है जनता को। जनता के मन में पहले परिवर्तन हो चुका है। इस भ्रष्ट और अराजक सरकार की खाकर फेंकना है, केवल मुहर लगने बाकी जो मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के नए नए आयाम बढ़ रहे हैं। शराब की आवाज इको हो रही है। जी जी, इसे दुरुस्त कराते हैं, आप जारी रखिए। जी, मैं कह रहा था कि शराब के केस में 2100 से अधिक करोड़ का घोटाला करते हैं, युवाओं का अधिकार छीनते हैं, पीएससी के क्षेत्र में घोटाला करते हैं, व्यापम के क्षेत्र में 99 ऐसे लोग उत्तीर्ण कर देते हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं और 1300 करोड़ से अधिक का घोटाला करते हैं। जनता देख रही है कि किस प्रकार आपने पूरे प्रदेश में केवल 33 गाय का विवरण दिया और उसके पीछे 1300 करोड़ खर्चा करके आपने जनता को बताया कि प्रत्येक गाय के पीछे आपने 40 लाख का खर्चा करके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा क्या होती है और प्रथम पुरस्कार यदि दिया जाए तो कांग्रेस सरकार को दिया जाए, तो जनता को दिखाया। आपने दिखाया कि किस प्रकार युवाओं को मजबूर करो ताकि अपने अधिकार के लिए उसको नग्न होना पड़े। आपने दिखाया कि इस प्रकार महिलाओं को इतना शोषित करो, इतना अत्याचार करो कि उनके लिए जो प्रिय होते हैं केस उनको मनवाना पड़े। आप अनियमित कर्मचारी को इतना शोषित करो कि उनको सड़क पर आंदोलन करना पड़े। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर जनता परेशान है, जनता खस्ता हाल है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आप अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि जो संपत्ति कर हाफ होगा, उसकी बात तो छोड़िए। यूजर चार्ज के माध्यम से सरकार ने अत्याचार करते हुए टैक्स को डबल कर दिया। आपने पूरे राज्य को अराजक बना दिया है। आपके कार्यकर्ता गुंडे बनकर प्रत्येक व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं। आपके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बिलासपुर में एक जो व्यक्ति है किसान, उसका जमीन हड़पने का प्रयास करता है। और निश्चित रूप से हर जगह ये प्रमाणित हो चुका है कि आप लोग केवल भ्रष्टाचार में, अत्याचार में ही सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा में कोई विकास नहीं है। आप राज्य के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, या किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, अगर जो हिस्सा जो केंद्र का मिला है केवल वही उसी ओर से विकास हुआ है। बाकी राज्य ने अपनी ओर से कोई भी विकास का काम नहीं किया है। और ये प्रमाणित कौन करते हैं? आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, जो ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्रालय स्वयं राजपत्र देकर प्रमाणित करते हैं कि सरकार काम नहीं करती है। इनके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मरकाम जी डीएमएफ फंड पर प्रश्न उठाते हैं। और तो और जिस विषय को सभी से जुड़ा हुआ है, अभियान का विषय, आदरणीय अमरजीत भगत जी स्वयं विधानसभा के पटल पर स्वीकार करते हैं कि 69,000 मेट्रिक टन चावल गायब है डेटाबेस के हिसाब से। तो उस विषय पर जांच कब होगी, कब भ्रष्ट अधिकारी इसमें गिरफ्तार होंगे, उस पर नहीं कर सकते। जल की बात करूं तो इनके अधिकारी, इनके इशारे पर आपने एक मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी को बहा देते, केवल एक मोबाइल के लिए। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिस प्रमाणित करता है कि सरकार केवल भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में आई थी।
प्रकार झूठा वादा करके इन्होंने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी की ओर एक कदम तक नहीं बढ़ा पाई सरकार। उल्टा इनके मंत्री स्वयं बीड़ी फूकते हुए अपना वीडियो वायरल करवाते हैं, कहते हैं कि मैं बीड़ी फूकूंगा और आपको जो करना है कर लो, शराबबंदी तो होगी नहीं। निश्चित रूप से इनके मंत्री स्वयं प्रमाणित करते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए बनी है, अनाचार करने के लिए बनी है और बलात्कार करने के लिए बनी, क्योंकि इनकी यूथ कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता का नाम चलिए ठीक है सर, बड़ी लंबी लिस्ट आपने बता दी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी और मौके आएंगे। हमारे साथ हमारे कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी भी हैं। सौरभ साहू जी, परिवर्तन यात्रा निकल रही है बीजेपी की छत्तीसगढ़ में और उससे ये माना जा रहा है बीजेपी के लोगों द्वारा कि सत्ता का परिवर्तन होगा। तो सत्ता का परिवर्तन होगा तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल जाएगी, कैसे रोकेंगे इसको? देखिए देवेंद्र जी, कहीं पर भी ये सत्ता के परिवर्तन की बात जो मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, आपने भी ये सवाल पूछा, तो हमें तो ये ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। कांग्रेस के लिए तो परिवर्तन वाली बात है नहीं, और बिल्कुल जो परिवर्तन होना था वो 2018 में हो चुका है, और ये जो परिवर्तन हुआ है ये अभी जारी भी रहेगा। परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालती है, शौक से निकाले, कहीं कोई आपत्ति कांग्रेस को नहीं है, लेकिन इस लिहाज से निकाले कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो 5 साल में जो परिवर्तन हुए हैं उन पर भी वो थोड़ा नजर डालें, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में इनको फुर्सत तो मिली, जनता के बीच जाए, अब परिवर्तन को देखें, महसूस करें। इसी वजह से मेरे साथी प्रवक्ता इतने सारे जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे, निराधार आरोप कहना चाहिए, जो इनके केंद्रीय नेतृत्व से लेके राज्य के नेतृत्व तक के हर नेता एक संगठित आधार पर जो झूठ बोलते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उस पर अड़े रहते, चाहे उसका आधार हो या ना हो। तो ये उसी पैटर्न में मेरे साथी प्रवक्ता ट्रेंड हुए हैं मुझे लगता है, और उसी के आधार पर वो बातें कर रहे हैं लगातार। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर किसान, गरीब, मजदूर, युवा, महिला, हर वर्ग के लोगों को जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार है उनके द्वारा वो लाभान्वित हुए हैं। और आप ये महसूस कर सकते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर एक अंतिम व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो जो योजनाएं हैं वो सिर्फ किताबों में नहीं है, वो कहीं ना कहीं धरातल पर पहुंची है और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है। इसीलिए हम नहीं कहते, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। तो ये वाली जो बात है, आप अगर बस्तर की बात देख लीजिए तो हमारी भी परिवर्तन यात्रा निकली थी। सबसे पहली बात तो ये भी है कि बीजेपी कांग्रेस की ही नकल कर रही है, चलिए किसी मायने में कांग्रेस की अनुयायी तो हुई, तो ये वाली बात है। तो ये भी अब परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि बस्तर में जब हमारी परिवर्तन यात्रा निकली थी, कांग्रेस की यात्रा निकली थी, उसमें सभी दिग्गज नेता शामिल हुए थे और उसको बीजेपी की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार, वो सुरक्षा भी मुहैया नहीं करवा पाई थी। लेकिन आज हम दावे के साथ कहते हैं कि बीजेपी जहां से चाहे बस्तर में वहां से यात्रा निकाले और बिना सुरक्षा के निकाले, किसी तरीके की कोई दुर्घटना की आशंका भी नहीं है, क्योंकि बस्तर में शांति नहीं, बिना सुरक्षा के निकाले से क्या मतलब है? नहीं, हम रोकना चाहेंगे आपको। बिना सुरक्षा से निकाले तो क्या मतलब है? सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे आप? बिना सुरक्षा के निकाले ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है देवेंद्र जी। जितनी सुरक्षा वहां चाहिए वहां निकाले। ये कहने की ये बात है कि वहां पर आज इस तरीके की शांति कायम है कि किसी तरीके को वहां हिंसा घटनाएं या कोई वारदात होने की आशंका नहीं है। लेकिन क्योंकि वो क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, तो जो भी आवश्यक सुरक्षा बीजेपी को चाहिए या कांग्रेस या बीजेपी के किसी भी नेता को जनसंपर्क के लिए चाहिए, वहां मुहैया कराई जाएगी। और इसकी बात भूपेश बघेल जी की सरकार ने 1 महीने पूर्व ही इनके सुरक्षा मांगने से पहले ही वहां पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो प्रोटोकॉल में जो सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए वो बिल्कुल वहां कराई जाएगी। और हम बीजेपी की तरह दोहरी मानसिकता के आधार पर नहीं चलेंगे। कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी जन नेता अगर वहां जाता है तो उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी भी हैं। अवधेश मलिक जी, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन संभव है, क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, आपकी ऑडियो थोड़ा कम आ रही है। जी, हम सवाल यही पूछ रहे हैं परिवर्तन यात्रा पर कि परिवर्तन, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से आपको क्या लगता है कि कितना परिवर्तन होने वाला है? देखिए, आपने सीधे सीधे मुद्दे की बात कह दी। परिवर्तन जो है सो प्रकृति का नियम है।
और मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि पिछला जो कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा चालू किया था, उस दौरान मैं जो है सो कांग्रेस पार्टी के काफिले के साथ एज रिपोर्टिंग करने मैं गया था। तो वहां पर जो मैंने देखा था, जिस हिसाब की भीड़ उमड़ी थी, वो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि वो वास्तव में जो है सो परिवर्तन करने जा रही है। अभी वर्तमान में जो बीजेपी है उसका स्ट्रेंथ बताएगा किस हिसाब से उसमें लोग आ रहे हैं। दो प्रकार के लोग आते हैं, आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो रैली होती है या फिर मीटिंग होता है उसमें, तो लोकल लोग कितना आ पाते हैं। जो एक लोग तो वो होते हैं जिनको जो अब ये एकदम यथावत सत्य हर एक पार्टियों के उसमें कुछ भीड़ बुलाए जाते हैं, उसकी व्यवस्था करती है, और जो सत्ता में रहती है उसकी संख्या ज्यादा रहती है, और जो विपक्ष में रहता है उसकी संख्या थोड़ी सी कम दिखती है। तो वो बुलाई गई जो भीड़ है और जो ऑर्गेनिक लोगों की संख्या किस हिसाब से वहां पर पहुंच रही है, इस पर ये डिपेंड करेगा। लेकिन अभी भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस बीजेपी जिस हिसाब की पार्टी है, उस हिसाब का एग्रेशन अभी भी फील्ड में देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे जो भी कारण हो, ये तो या तो पार्टी वाले बता सकते हैं कि किस कारण से वो एग्रेशन, वो जो बीजेपी का एक स्वभाव होता है वो नहीं दिख रहा है, क्या उसमें भी परिवर्तन हो गया है, तो इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल अभी वो मूव नहीं दिख रहा है। नहीं, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकली थी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उस समय भी बड़े ध्यान से मैंने देखा था, जो परिवर्तन यात्रा वहाँ कांग्रेस ने निकाली थी, और ये जो तैयारियां बीजेपी की है परिवर्तन यात्रा निकालने की 12 सितंबर से, तो उन दोनों में क्या लगता है? अभी तो इसकी निकली नहीं है, लेकिन तैयारियों से कुछ तो आभास होता है। क्या लगता है आपको? फाइटर के रूप में निकले थे, और डिस्पाइट ऑफ कांग्रेस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहते हैं, उसके बाद भी वो गैल्वेनाइज्ड हो रहा था। यहाँ पर जो है बीजेपी का जो मिड ऑर्डर है, उसमें वो जो यूनिफिकेशन वास्तव में दिख नहीं रहा है। अब इसके पीछे मैं वही कहा कि क्या कारण है। या तो वो एक चेहरा निकल के सामने आया होता, रमन सिंह आते, या फिर अरुण साहू के पीछे सब सारे के सारे नेता आ जाते, या फिर माधुर जो जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे नेता आ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी में बहुत पोटेंशियल है। अब मैं नहीं बता सकता कि उसके पीछे क्या कारण है कि वो सारा पोटेंशियल फील्ड में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अभी डायरेक्ट मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये कितना आउटकम होगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए उतना तो ये फिलहाल इस यात्रा से तो नहीं दिख रही, नहीं दिखता। जी प्रवीण साहू जी, पोटेंशियल तो है लेकिन उतना दिख नहीं रहा है। अवधेश मलिक जी का कहना है, और अच्छे पत्रकार हैं, बड़ी बारीक नजर रखते हैं राजनीति पे, तो हम झूठा तो करार दे नहीं सकते, निष्पक्ष हैं ये। कहाँ गया वो चीजें, कहाँ गई वो एनर्जी, वो ऊर्जा? कब लगाएंगे, कब खपाएंगे? सिर्फ यात्रा ऊर्जा विहीन हो तो अच्छी नहीं लगेगी ना। बिल्कुल, अवधेश मलिक जी बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, और जो ऊर्जा को देखना चाह रहे हैं वो कल से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से तो दिख जाएगा। 4.5 वर्षों तक जो ऊर्जा हमने प्रदर्शित की, और ऊर्जा को जो पराकाष्ठा है वो कल से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिख जाए। और मेरे सम्मानित प्रवक्ता भाई आदरणीय सौरभ साहू जी लगता है भूपेश गुटके हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। शायद इनका जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट नहीं हुआ है कि इनके आला कमान ने इस नारे को नकार दिया है। भूपेश है तो भरोसा नहीं, अब कहते हैं, अभी लोग कहने लग गए हैं भरोसे की सरकार, क्योंकि आला कमान पे तो डांट पड़ा है कि भाई भूपेश जी का चेहरा फ्लॉप हो चुका है। वो बार बार स्वयं स्वीकार कर रहे हैं युवाओं के सामने कि वे सत्ता तो पा लेते, सत्ता की वापसी कठिन है। लेकिन क्या करें, पब्लिक की मजबूरी के भूपेश गुट के हैं, इसके साथ मिलना जुलना होता होगा, इसलिए कह रहे हैं। और रही बात आरोपी की, देखिए इनके अंदर तो इतने फूट है, इसके संग्रह में इतना अंतर कला है कि कैसे दूसरे की ओर ध्यान दे पाएंगे। आप बोल रहे थे कि आप सुरक्षा की, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि टीएस सिंहदेव जी को सुरक्षा कब देंगे? आपके विधायक, निर्वाचित विधायक आदरणीय बृहस्पति सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले तक तो दोनों विधायक थे, अब तो डिप्टी सीएम बन गए हैं। अरे मैं पूछना चाहूंगा सौरभ भाई, लगता है क्या भूपेश जी के गुट के हैं? क्या आप ये कार्रवाई करवाने से रोक रहे हैं या भूपेश जी रोक रहे हैं क्या?
मैं पूछना चाहता हूँ आला कमान से कि डिप्टी सीएम पर, एक हमारे व्यक्ति पर यदि कोई विधायक की हत्या का आरोप लगाता है और पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है, ये पूछना चाहता हूँ। बार बार इनके संगठन में अंतर करना इतना फूट दिख रहा है कि इनको तकलीफ हो रही है कि भाई इनको भ्रष्टाचार करने में विफलता हो रही है। इस प्रकार आदरणीय टीएस सिंहदेव जी बार बार कह चुके कि वादे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी उसके विपरीत कहते कि सारे वादे पूरे हो गए। ये मनगढ़ंत दुनिया तो में आदरणीय भूपेश जी और भूपेश जी का गुट कह रहा है, लेकिन बघेल जी सच्चाई से वाकिफ हैं। और मैं तो जनता को बताना चाहता हूं कि ये लोग काम अच्छे से नहीं किए हैं, इसलिए 71 विधायक होने के बावजूद इनमें इतनी साहस नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है, इतना शौर्य नहीं है कि अपने विधायकों की वे प्रत्याशियों की सूची जारी कर सके। एक तरफ आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, दूसरी तरफ आप में इतना साहस नहीं है कि अपने विधायकों के कार्यों पर विश्वास करके उनको दोबारा टिकट दे सके। आंतरिक रूप से जो सर्वे हुआ है उसमें आपकी पार्टी स्वयं स्वीकार करती है कि आपके 50 से अधिक विधायक चुनाव हार रहे हैं। यही प्रामाणिक विषय है कि परिवर्तन की बेला आ चुकी है। इस प्रकार अवधेश मलिक जी कह रहे थे कि परिवर्तन संसार का नियम है, निश्चित रूप से परिवर्तन संसार का नियम है, और खासकर इस भ्रष्ट सरकार को परिवर्तन करने के लिए जनता ने मान लिया है, जनता ने मन बना लिया और ठान लिया है कि आने वाले दिसंबर के चुनाव में, नवंबर दिसंबर के चुनाव में इस भ्रष्ट सरकार को अब उखाड़कर फेंकेंगे। और जनता के बीच एक नारा बहुत प्रसिद्ध हो चुका है कि लबरा के लबारी नहीं चले एदारी। का मतलब है कि लवरा के लबारी का मतलब है झूठे का बोलबाला है, वो दोबारा नहीं चलने वाला। जिस प्रकार झूठा इन्होंने जन घोषणा पत्र लाया और जनता को इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त या झूठा जन घोषणा पत्र प्राप्त करके वो दोबारा नहीं होने वाला। जिस प्रकार सनातन धर्म का इन्होंने अपमान किया, गंगा जल, पवित्र गंगा जल की झूठी की सौगंध खाकर शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी की बात तो छोड़िए, घर घर शराब की डिलीवरी करने वाले किस मुंह से आप अपने कार्यों का बखान करेंगे। जनता तो वेट कर रही थी कब चुनाव हो, कब आप लोग को जवाब दे, लेकिन जिस प्रकार आपके यहाँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है वो कहीं नहीं दिखती है। चलिए ठीक है। सौरभ साहू जी, झूठ बोलने का आरोप लगा है कांग्रेस पर। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रवीण भाई अपने ही संगठन की जो आंतरिक बातें हैं वो यहाँ पर बोल ले जा रहे हैं, क्योंकि जिसकी जैसी मति, जिसकी जैसी सोच होती है, दूसरे को भी वो उसी प्रकार से समझता है। इनके यहाँ तो अंतरकलह की बात अगर देखेंगे तो इनके केंद्रीय नेतृत्व को आकर सुलझाना पड़ता है। हमारे यहाँ कम से कम ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और लोगों को बोलने का आला कमान है, जो पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उन बातों को सुलझा लेता है। ये वाली बात है यहाँ पर। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कार्य किया है यहाँ पर, उनके काम का इनके पास में, बीजेपी के पास में कोई तोड़ नहीं है, कोई इनके पास में मुद्दे नहीं है चाहते हैं। और इस वजह से ये लगातार जो गुटबाजी की बातें करते हैं और जो धर्म का अपमान, सनातन धर्म के अपमान की बात करते हैं, ये बीजेपी का जो चरित्र है वो प्रदर्शित करता है। प्रवीण भाई मेरे साथी प्रवक्ता मुझे यहाँ बयान का समर्थन करते हैं कि आप सरल पुरुष है कि प्रश्न करोगे क्या स्टालिन जी का बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? बन के बैठा हूँ, आप एक ही चीज पूछ रहा हूँ, क्या स्टालिन जी के बयान का आप और आपकी पार्टी समर्थन करती है? तो ये बांटने की जो रणनीति है वो तो यहाँ टीवी चैनल, सम्मानित टीवी चैनल के अंदर भी चल रही है। तो प्रश्न पूछना, हिम्मत का जवाब दीजिएगा, क्या स्टालिन जी के सनातन धर्म के विरोध के बयान का आप समर्थन, आपकी पार्टी समर्थन करती है? प्रवीण भाई, ये बात आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ के लोग जहाँ ध्रुवीकरण नहीं चाहते, आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण माहौल है छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ इसी नाम से जाना जाता है। तो लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़े, मुद्दे लेकर आए और जो सही मुद्दे हैं उनका आधार लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ आपकी बात सुनी भी जाएगी, लेकिन आप संगठित रूप से झूठ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये दाल नहीं गलने बुला रहे हैं। आपने कहा लगता है झूठा बोल रहे हैं। 70 पार का जो नारा है, देखिए मैं पूछना चाहूंगा आपको, आप सम्मानित टीएस सिंहदेव जी को झूठा बोल रहे हैं? क्या आप सम्मानित टीएस सिंहदेव जी को झूठा बोल रहे हैं? उन्होंने अपने त्याग पत्र में उल्लिखित किया है ये 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला, 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। क्या अपने पार्टी के कद्दावर नेता को आप झुठला रहे हैं? मैं प्रश्न पूछता हूँ, सीधा पूछता हूँ आपको, एमएफ फंड पर यदि मोहन मरकाम के प्रश्न उठाते हैं विधानसभा के सम्मानित पटल पर, तो क्या वो झूठे हैं? अमरजीत भगत जी यदि विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि 69,000 मेट्रिक टन चावल गायब है, तो क्या वो आगाज झूठा है? आपके पार्टी के सम्मानित नेता यदि कोई प्रश्न उठा रहे हैं और यदि इस्तीफा दे रहे, त्याग पत्र दे रहे, तो क्या वो झूठा
झूठे हो गए हैं? पूछना चाहता हूँ, क्या ये त्याग पत्र झूठा है? क्या ये त्याग पत्र झूठा है? क्या ये त्याग पत्र झूठा है? केंद्र सरकार आप भूपेश जी के खुद के हैं, इसलिए आपको बाकी विधायकों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। मैं तो एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये त्याग पत्र झूठा है? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे तो फारसी का, प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यदि झूठ नहीं होता तो सम्मानित सीधे जी को त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, और आला कमान को क्यों मना करना पड़ा कि भूपेश है तो भरोसा, इस नारे को क्यों कैंसिल करिए? भरोसे की सरकार का नया नारा क्यों देते हैं आप? सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव क्यों लड़ते हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिए। आपने साहब से तो उत्तर दीजिए कि आला कमान ने नारे को क्यों बदला? चल रहा है तो इसमें का बीजेपी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारा नारा, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, पेट में तो आपके दर्द हो रहा है जब आपको आईना, आपकी पार्टी को आईना टीएस छेदे जी ने दिखाया। और मैं नमन करता हूँ उनके साहस को, देने का साहस वो भी चल रहा है। सज्जन व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार बाकी दुर्जन बैठे हैं उनको ये सज्जनता स्वीकार नहीं थी, ये साहस स्वीकार नहीं था, और इस साहस को कहते कि झूठ बोल। ठीक है सर, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। अवधेश मलिक जी, अवधेश मलिक जी, झूठे और सच्चे की बात हो रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगा रही हैं और अपने को सच्चा साबित कर रही हैं। कौन झूठा है, कौन सच्चा है? देखिए, कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये इस पर कहेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि दोनों पार्टियां जो है करीब करीब कई सारे मुद्दों पर झूठ बोली, क्योंकि वो जो वायदे किए थे उसको पूरा नहीं कर पाई जी। लेकिन जो अगर बात करें कि अभी जो पॉलिटिक्स इधर घूमेगा या कौन से ऐसे मुद्दे अहम है जो गैल्वनाइज कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी कन्वर्जन का इशू उठा रही है, तो कन्वर्जन वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे सरगुजा के कई सारे पॉकेट्स हैं, वहां पर जबरदस्त रिफ्ट है। इवन बस्तर कोंडागांव से लेके आप बीजापुर तक चले जाएं, उन अंदरूनी क्षेत्रों के गांव में जो है, तो ये जो धर्म परिवर्तन वाला इशू है वो काफी रेकअप किया है, कई बार लड़ाइयां हो गई हैं। तो ये हो सकता है कि उन सारे क्षेत्रों में इस को प्रभाव पड़े जो जिस मुद्दे को बीजेपी लेके, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में देखें तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। एक बेमेतरा और कवर्धा का इशू उठा के देखें तो मेन जो इशू है अभी भी छत्तीसगढ़ में वो किसानों का मुद्दा है कि किसानों का जो उसको साधने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने फिर एक नया जो है सो प्रॉमिस कर दिया है, तो उसको लेकर क्या बीजेपी काट लेके आती है। और उससे भी सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का रोजगार को लेकर, क्योंकि इस मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार जो है सो काफी हद तक जो है सो अनएट्रैक्टिव या कहें कि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाई है जिस हिसाब से और मुद्दे में। तो यही एक मुद्दा है जो करीब जो है तो चीजों का जो इलेक्शन होगा उसकी दिशा या रुख बदल सकती है। आप एक बड़ी संख्या में युवा जो हर एक साल जो है, और इलेक्शन के समय में करीब ये बताया जा रहा है कि 15% से ज्यादा जो नए वोटर जुड़ गए हैं, तो उसमें युवाओं की बड़ी संख्या है। तो अगर युवाओं को साधने के लिए बीजेपी कोई स्कीम लेके आ जाती है या कोई प्रॉमिस करती है कि पिछले जो पॉलिसी जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं या सर्विस इंडस्ट्रीज है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको हम यहाँ पर करवा सकते हैं, यहाँ पे यूनिट लग सकते हैं, है ना। यहाँ पर टाटा मोटर्स के क्यों नहीं लग सकते हैं, मारुति का क्यों नहीं लग सकता है। इस टाइप की अगर प्रॉमिसेस बीजेपी लेके आती है तो मेरे ख्याल से चीजों मतलब जो अभी थोड़ा बहुत एक तरफ झुकाव है वो हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाए। जी, तो घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के सहारे ये आस लगाए बैठी है कि सत्ता का परिवर्तन होगा। कांग्रेस कह रही है कि इस परिवर्तन यात्रा का कोई मायने नहीं है, इस परिवर्तन यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरे पर आरोप और वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रक्रिया चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में, आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी यात्रा सत्ता परिवर्तन कर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।